हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल सुपर ऑब्जेक्टिव पे। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं साइंस का बायोलॉजी से सूक्ष्मजीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो चैप्टर है इससे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलते हैं और सभी से ये हो नहीं पाते हैं। तो इससे जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं मैंने इसको कलेक्ट किया है। कम से कम 140 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। टॉप 100 में लाने की कोशिश किया लेकिन 140 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिले जो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप इसे करेंगे तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाओ, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता, क्योंकि बिल्कुल ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें रखे हैं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है उसमें रख दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। और क्वेश्चन में आपको वन लाइनर बिल्कुल दे रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, मतलब ऑप्शन नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में काफ़ी टाइम लग जाते हैं। इसलिए जो आंसर है डायरेक्ट वही आपको दिया जा रहा है। इससे पहले मेरा 2 चैप्टर आ चुका है, जिसमें पहला कोशिका है और दूसरा उत्तक है। उससे 100 क्वेश्चन है, आप उसको भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बायोलॉजी बिल्कुल आपका, अगर इसको कर लेते हैं कहीं पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। आज के जो पहला क्वेश्चन है, ऐसे जीव जिन्हें समानांतर खुले आँखों से नहीं देखा जा सकता, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसे कहते हैं सूक्ष्मजीव। उसे कहते हैं। मनुष्य के आँखों की रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है? तो मनुष्य की आँखों की जो रिजॉल्विंग पावर होती है, यानी देखने की शक्ति जो होती है, 100 माइक्रोन। माइक्रोन का जो मार्का ऐसे होता है, 100 माइक्रोन होती है। इसमें अगर mm में किया जाए इसको तो 0.01 mm। मनुष्य की आंखों की रिजॉल्विंग पावर इतना देख सकती है। इससे अगर छोटा होगा तो मनुष्य की आंखें उसे स्पष्ट नहीं देख पाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जैनसन तथा जैनसन ने किया। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार ल्यूमेनहॉक। सूक्ष्मदर्शी अलग है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार ल्यूमेनहॉक ने किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसका नाल तथा रस्का ने किया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। वायराइड्स का खोज किसने किया? ये वायराइड्स क्या है दोस्तों? तो वायराइड्स जो है ये सबसे सूक्ष्म जीवों में सबसे पहला जो जीव खोजा गया था वो वायराइड्स खोजा गया था। तो इसको थियोडोर डायनर ने खोजा था। प्रियॉन क्या है? तो प्रियॉन जो होता है वो असामान्य प्रोटीन अणु जो मस्तिष्क की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। एक प्रोटीन अणु होते हैं, ये भी एक क्या होते हैं? एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं प्रियॉन। ये पौधों में खासकर ज़्यादा रोग फैलाते हैं। बकरी तथा भेड़ में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग स्क्रॉपी किसके कारण होता है? रोग स्क्रॉपी बकरी तथा भेड़ में होता है। ये भी प्रियॉन के कारण होता है। प्रियॉन जो होता है ये खासकर पौधों में रोग फैलाता है, लेकिन ये मनुष्यों को और जानवरों को भी टारगेट करता है। तो इसको भी देखते हैं। मनुष्य में क्रोयूटसेल्फ याकोब बीमारी, क्रोयूटसेल्फ याकोब बीमारी किसके कारण होता है? तो प्रियॉन के कारण। ये भी प्रियॉन के कारण होता है। और ये बीमारी कहाँ होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। इससे क्या होता है? मनुष्य पागल हो जाता है, उसका मस्तिष्क सही से काम नहीं करता है। तो ये प्रियॉन के कारण होता है। सूक्ष्मजीव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो सूक्ष्मजीव की सर्वप्रथम खोज ल्यूमेनहॉक ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वायरस में श्वसन की क्रिया होती है। ये कथन सही नहीं है, क्योंकि आपको ऑप्शन मिलेगा, उसमें अगर ये ऑप्शन होगा वायरस में श्वसन की क्रिया नहीं होती। श्वसन की क्रिया होती है, ये सही नहीं है, क्योंकि वायरस जो होता है वो निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी होती है। उसको ना ही निर्जीव कहेंगे और ना ही सजीव कहेंगे, इसलिए उसमें श्वसन नहीं होती है। पौधों में विषाणु द्वारा उत्पन्न बीमारी का अध्ययन सर्वप्रथम किस पौधों में किया गया था? तो तंबाकू में। विषाणु द्वारा उत्पन्न बीमारी का अध्ययन तंबाकू में सबसे पहले वायरस पाया गया था। वायरस क्या है? तो वायरस न तो प्रोकैरियोटिक है और न ही यूकैरियोटिक है। क्यों? क्योंकि ये
सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, इसलिए ये प्रोक्रिएटिव में भी नहीं आते हैं और यूकैरियोटिक में भी नहीं होते हैं। अब प्रोक्रिएटिव क्या होता है, एक कोशिका वाले जीव को प्रोक्रिएटिक कहते हैं और बहुकोशिकीय जीव को यूकैरियोटिक कहते हैं। तो वायरस ये दोनों में किसी में भी नहीं आता है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसके द्वारा किया गया? तो सर्वप्रथम विषाणु वायरस की खोज जो किया गया इवानोव्स्की द्वारा किया गया। वायरस माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच का ट्रांजिशनल ग्रुप। सजीव और निर्जीव के बीच के ट्रांजिशनल ग्रुप को वायरस कहते हैं। एड्स का कारण है, एड्स का कारण क्या है? तो T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। ये एक प्रकार का एंटीबॉडी होता है, ये इसकी कमी हो जाती है। T4 लिम्फोसाइट्स कमी हो जाती है जिसके कारण एड्स होता है। एड्स देने वाला वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो एड्स देने वाला वायरस की पहचान 1981 में यूएसए में हुई थी। सबसे पहले वायरस की खोज यूएसए में हुई थी, सबसे पहले वहीं पाया गया था। भारत में पहली बार एड्स कब आई? तो भारत में पहली बार एड्स जो देखा गया वो 1986 में देखा गया था, एड्स वायरस। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा जांच जो है वो एड्स की पहचान करती है। एलिसा जांच होती है तो एड्स की पहचान होती है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना 1992 में हुई थी। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1990 में। जापानी इंसेफ्लाइटिस एक प्रकार का क्या है? तो एक विषाणु जनित रोग है जो इसको दिमागी बुखार भी कहते हैं। ये विषाणुओं से होते हैं, ये धान की खेती में और सूअरों द्वारा फैलते हैं। निम्नलिखित में किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। सारस क्या है? सारस विषाणु जनित रोग है, एक प्रकार का रोग है सारस। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है? तो आलू में मोज़ेक रोग का जो कारक तत्व है विषाणु है। विषाणु क्या होता है? विषाणु न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। मुर्गियों को होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग रानीखेत का कारण कौन से सूक्ष्मजीव हैं? विषाणु हैं। चेचक के टीके का विकास किसने किया था? चेचक का टीके का विकास सबको पता है, एडवर्ड जेनर ने किया था। किस रोग का भारत में पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? तो भारत में कई रोगों का कर दिया गया है, लेकिन इसमें जो पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है चेचक, 1977 में ही इसको ख़त्म कर दिया गया था पूरी तरह से। निम्नलिखित में किस रोग में गर्दन की पेशियां पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जिससे रोगी पानी पीने में असमर्थ हो जाता है तथा पानी को देखकर डरने लगता है? तो रेबीज, कुत्ते काटने से रेबीज जो बीमारी होती है। बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया गया है। बर्ड फ्लू विषाणु का जो निरूपित किया गया H5N1 नामक विषाणु से होता है, H5N1 नामक। स्वाइन फ्लू विषाणु को निम्नलिखित निरूपित किया गया। स्वाइन फ्लू जो होता है H1N1, बर्ड फ्लू H5N1, स्वाइन फ्लू H1N1। इसको याद रखना। सबसे पहले स्वाइन फ्लू आया था तो इसमें H1N1 है, बाद में बर्ड फ्लू आया था तो H5N1 है। H में केवल चेंजिंग है, H5N1 H1N1। ओसेल्टाम्यूर नामक औषधि उपयोगी है? तो ओसेल्टाम्यूर नामक उपयोगी जो स्वाइन फ्लू के उपचार में उपयोगी है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है? तो एड्स के लिए सबसे जो कारगर दवा है जीडोविडिन AZT होता है। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? हेपेटाइटिस बी की बीमारी जो होती है वो विषाणुओं के द्वारा होती है। याद रखना, हेपेटाइटिस बी विषाणुओं के द्वारा होती है, ये जीवाणु नहीं कर देना। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? साल्क का टीका जो है वो पोलियो में लगाया जाता है। साल्क टीका, चुनाक साल्क ने इसकी खोज की थी, साल्क टीका की। पोलियो। निम्नलिखित में से किस रोगाणु पर एंटीबायोटिक औषधि का कोई असर नहीं होता है? विषाणुओं पे, विषाणु जो होते हैं वायरस, इस पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता है। इसीलिए तो कोरोना जो था वो बहुत ही आतंक फैलाया था। तो इस पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता है विषाणु पे, वायरस पे। टीका है, टीका क्या होता है? तो टीका जो दिया जाता है मनुष्य को एंटीजन होता है।
संक्रमित रक्त शुक्राणु तथा माँ के दूध से किस रोग के संक्रमण की संभावना होती है? तो संक्रमित रक्त से भी, शुक्राणु से भी तथा माँ के दूध से, इससे एड्स होने का चांस होता है। पीलिया या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। पीलिया से, हेपेटाइटिस रोग से यकृत प्रभावित होता है। सूअरों का मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किस रोग के उन्मूलन में सहायक है? जापानी इंसेफ्लाइटिस। ये सूअरों के इसके कारक होते हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार जिसको कहते हैं, गोरखपुर में फैला था बहुत ही तेज़ी से। रेबीज के वायरस में संक्रमित कुत्ते किस प्रकार के व्यवहार दर्शाते हैं? तो रेबीज जो होता है, रेबीज के वायरस अगर देखा जाए कि कैसे पता किया जाए कि इस कुत्ते में रेबीज के वायरस हैं या नहीं है, तो कुत्ते अत्यंत क्रोधित एवं उग्र हो जाते हैं तथा कुत्ते सुस्त एवं मौन होकर किसी एकांत स्तर पर पड़े रहते हैं। ऐसे कुत्ते को देखो तो आप उससे दूर रहो, क्योंकि समझ जाओ कि ऐसे कुत्ते जो हैं वो रेबीज के खतरे हैं उनसे। घात करो और छिप जाओ के नाम से विख्यात विषाणु कौन है? तो घात करो और छुप जाओ, RSV विषाणु, RSV। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। जीका वायरस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? इबोला शब्द जो होता है पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। इबोला शब्द पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। बिल्कुल सही से याद कर लो दोस्तों इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज क्या है? एक विषाणु है। बैक्टीरियोफेज एक विषाणु होता है। बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज में प्रोटीन और DNA पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें, बैक्टीरियोफेज जो होता है ये बहुत ही अच्छे विषाणु, अच्छे प्रकार के विषाणु होते हैं। ये क्या करते हैं, गंगाजल जो होता है, गंगाजल को इतना दिन शुद्ध रखने का कार्य जो करते हैं बैक्टीरियाफेज करते हैं। इसमें जो हानिकारक विषाणु होते हैं बैक्टीरियाफेज गंगाजल के विषाणुओं को या बैक्टीरिया को मार देते हैं, उसे खा जाते हैं। ये बैक्टीरियाफेज गंगाजल को शुद्ध रखते हैं, बहुत दिनों तक उसका पानी गंगाजल खराब नहीं होता है। इसका मेन कारण जो होता है वो बैक्टीरियाफेज ही होता है। किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई? तो HIV के लिए टेस्ट एंड ट्रीट नीति। किस रोग के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई? HIV एड्स के लिए। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है, जो है रेट्रोवायरस। रेट्रो प्रकार का वायरस होता है एड्स, रेट्रोवायरस। किसी व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया, किस व्यक्ति ने? तो जोनास एडवर्ड साल्क, इन्हीं के नाम पे साल्क टीके का नाम रखा गया, पोलियो का टीका का नाम। तो इसके जो खोज किया था वो जोनास एडवर्ड साल्क ने पोलियो का टीका बनाया था। जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज ल्यूमेन हाक ने की थी, और वायरस यानी विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी, और जीवाणु की खोज ल्यूमेन हाक ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा राइबोसोम जीवाणु में पाए जाते हैं? तो 70S प्रकार के राइबोसोम जीवाणु में पाए जाते हैं, यानी एक कोशिका 70S। जीवाणु को पौधों माना गया है क्योंकि इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणु को पौधा क्यों माना है? क्योंकि जीवाणुओं में कठोर कोशिका भित्ति भी होती है और पौधों में भी कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणु में किस प्रकार का DNA पाया जाता है? तो कुंडलित DNA। जीवाणुओं की साधारण आकृति होती है, छड़ रूपी होती है। गोल आकृति वाले जीवाणु होते हैं कोकाई। जीवाणु कई प्रकार की आकृति होती है, लेकिन साधारण आकृति जो होती है वो छड़नुमा आकृति होती है। गोल आकृति वाले जीवाणु को कोकाई कहते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक जो है वो जीवाणु में अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं। जीवाणुओं में श्वसन का स्थान है कोशिका झिल्ली। जीवाणु जो श्वसन करते हैं कोशिका झिल्ली इनका स्थान है। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल भी कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव जो होता है माइकोप्लाज्मा होता है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो फली दलहनी पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ये बहुत ही सहायक होते हैं। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो राइजोबियम। दलहनी पौधे में राइजोबियम पाया जाता है। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि जीवाणु जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। अधिक नमक अचार में डालने से जीवाणु जीव जो होते हैं द्रव्य कुंचित हो जाते हैं जिसके कारण ये मर जाते हैं यानी ऊपर आ जाते हैं अचार में। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पीपीएलओ कहलाता है? माइकोप्लाज्मा। जो सबसे छोटा जीव है इसको पीपीएलओ कहते हैं। मानव के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो मानव के आंत में एस्चेरिशिया कोलाई लाभदायक है। मानव के आंत में जो बैक्टीरिया पाया जाता है एस्चेरिशिया कोलाई जो लाभदायक होते हैं। भोजन की विषाक्त उत्पन्न होती है, भोजन खराब हो जाता है विषाक्त किस बैक्टीरिया के कारण? तो क्लॉस्ट्रिडियम बैटिलम द्वारा। क्लॉस्ट्रिडियम बैटिलम जिसके कारण भोजन क्या होता है ज़्यादा देर रख जाओ तो खराब हो जाते हैं। दही जमाने निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस दही में जो पाया जाता है इससे दही जमते हैं। चाय की पत्तियों पर जीवाणुओं की क्रिया से विशेष सुगंध का उत्पन्न किया जाना क्या कहलाता है? क्यूरिंग। क्यूरिंग क्या होता है? क्यूरिंग जो होता है ये बैक्टीरिया द्वारा चाय को पत्तियों पर क्यूरिंग किया जाता है जिसके कारण क्या होता है चाय की पत्तियों में सुगंध पैदा होता है। चाय के पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो देखो यहाँ लिखा है जीवाणु द्वारा। क्यूरिंग में जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है जिससे चाय क्या होता है सुगंधित हो जाता है। साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है कहाँ? धान के खेतों में। साइनोबैक्टीरिया यानी जो शैवाल हरा शैवाल होते हैं वो धान के खेतों में उर्वरक के रूप में किया जाता है। इससे क्या होता है उर्वरक बढ़ जाता है, पैदावार बढ़ जाता है धान के खेत का। हरी हरी जो घास होती है धान के खेतों में हरी हरी काई जैसे जम जाती है। बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका जो बिल्कुल नवजात बच्चे को लगाया जाता है, जन्म के तुरंत बाद बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बच्चों के किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? तो कुकुर खांसी में डीपीटी का टीका कुकुर खांसी में दिया जाता है, कुकुर खांसी के प्रतिरक्षा के लिए। कुष्ठ रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो कुष्ठ रोग जो होता है जीवाणुओं के कारण होता है। बहु औषधि चिकित्सा एमडीटी कुष्ठ रोग का इलाज है, किसके संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है? कोढ़। कुष्ठ रोग को कोढ़ भी कहते हैं, तो एमडीटी इसका इलाज है कुष्ठ रोग कोढ़ का। हैजा का कारण क्या है? तो हैजा का कारण भी जीवाणु होते हैं। निम्नलिखित में कौन जल जनित रोग है? हैजा जो होता है जल जनित रोग होता है। निम्नलिखित में किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? टाइफाइड में विडाल जांच की जाती है, विडाल परीक्षण से टाइफाइड की पता चलती है। काली मौत यानी ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? तो प्लेग बीमारी को ब्लैक डेथ काली मौत कहते हैं, प्लेग जब हो जाता है। नींबू तथा टमाटर में कैंकर रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो जीवाणुओं के कारण नींबू तथा टमाटर में कैंकर रोग होता है। सेब व नाशपाती में होने वाला निर्जा रोग जीवाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में किससे धनु स्तंभ टेटनस होता है? तो धनु स्तंभ जिसको बोलते हैं टेटनस को धनु स्तंभ भी बोलते हैं, ये जीवाणुओं के कारण होता है बैक्टीरिया। निम्नलिखित में कौन मवेशियों में एंथ्रेक्स नामक बीमारी उत्पन्न करता है? तो मवेशियों यानी जानवरों में एंथ्रेक्स नामक बीमारी जो उत्पन्न करता है बैक्टीरिया करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस टीबी उत्पन्न होता है माइक्रोबैक्टीरिया द्वारा टीबी की बीमारी होती है। टैब के टीके द्वारा निम्नलिखित में किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है?
टाइफाइड में टैब का टीका लगाया जाता है। टाइफाइड के रोगियों को टैब का टीका लगाने से ये पहले बच्चे को लगता है, इससे क्या होता है कि टाइफाइड की बीमारी दूर रहती है। टैब के टीके लगाया जाता है। टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि वह प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है। टीकाकरण कैसे व्यक्ति को रोग से बचाता है? तो वह प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है, एंटीबायोटिक। सिंड्रोम का अर्थ होता है लक्षणों का समूह। सिंड्रोम आप बहुत सुने होंगे कोरोना काल में। सिंड्रोम का जो अर्थ होता है वो लक्षणों का समूह होता है। टीका, वैक्सीन क्या है? तो वैक्सीन जो होता है, टीका जिसको बोलते हैं, टीका बोलो या वैक्सीन बोलो, ये कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा होता है, यानी मानव द्वारा बनाया गया प्रतिरक्षा होता है। डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण क्या है? तो डिप्थीरिया जो होती है उसमें गला घुटना बीमारी इसको कहते हैं। डिप्थीरिया, गलघोटू बीमारी भी इसको कहते हैं। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। तो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जो प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से बनते हैं। एंटीबायोटिक सबसे ज़्यादा किससे बनाया जाता है? तो जीवाणुओं के द्वारा ही बनाया जाता है। और एंटीबायोटिक से जीवाणु से ही रक्षा किया जा सकता है। विषाणु एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। विषाणु, पनीर में विशेष सुगंधी आती है जीवाणु से। पनीर में जो सुगंधी आती है जीवाणु से भी। जीवाणु लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। तो हरा प्रोटोजोआ है यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ भी कहते हैं। विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूग्लिना को किस जगत में रखा गया है? विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण जो दिया था उसमें यूग्लिना को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। पौधा तथा जंतु के बीच योजक कड़ी है यूग्लिना। पौधा और जंतु के बीच का जो योजक कड़ी है यूग्लिना है। चप्पल की आकृति के जंतु हैं। तो चप्पल की आकृति के जंतु होते हैं पैरामीशियम। चप्पल की आकृति के बिल्कुल होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं ये। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। तो मलेरिया बुखार जो पैदा करता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? तो मच्छरों में जो मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र जो खोजा रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। मलेरिया बुखार उत्पन्न होते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा। मलेरिया बुखार प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा उत्पन्न होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं। बार बार कंपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है? तो मलेरिया में क्या होता है, बार बार कंपकपी होती है, यानी ठंड लगती है और तेज बुखार हो जाता है मलेरिया में, इसका लक्षण है। मलेरिया में प्रभावित होने वाला अंग क्या है? प्लीहा। मलेरिया से प्लीहा प्रभावित होता है। रोगों को फैलाने वाले कीटों मच्छरों को क्या कहा जाता है? तो वेक्टर कहा जाता है। रोगों को फैलाने वाले कीटों और मच्छरों जो रोग फैलाते हैं उसको वेक्टर कहा जाता है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? एंटीबायोटिक। अभी बताए थे, बैक्टीरिया से जो एंटीबायोटिक देने से बैक्टीरिया के जितने भी रोग होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। और एंटीबायोटिक जो बनाया जाता है वो बैक्टीरिया के द्वारा ही बनाया जाता है। कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है लिस्मेनिया। कालाजार उत्पन्न करने वाला लिस्मेनिया। कालाजार रोग के कारक लिस्मेनिया डोनामानी प्रोटोजोआ का संक्रमण मनुष्य में किसके द्वारा होता है? तो लिस्मेनिया प्रोटोजोआ होते हैं वो सैंड फ्लाई के द्वारा होते हैं। कालाजार रोग जो होता है सैंड फ्लाई मक्खी एक होती है उसके द्वारा होता है। लिस्मेनिया ये प्रोटोजोआ होते हैं। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस पैदा करता है। तो स्लीपिंग सिकनेस भी ट्रिप्नोसोमा, ये भी एक मक्खी होती है उसके द्वारा होता है निद्रा रोग। स्लीपिंग सिकनेस इसको बोलते हैं, ट्रिप्नोसोमा। परजीवी प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा गैम्बिसिया एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में किसके द्वारा फैलता है? तो अभी बताए थे ये सीसी मक्खी के द्वारा। परजीवी प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टाल्टिका कहाँ पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। एंट अमीबा हिस्टाल्टिका आंत में पाया जाता है। पेचिस या आमीवाइसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ निम्न में से कौन सा है? एंट अमीबा। निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है तथा आकृति पल पल बदलते रहती है? अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है, हमेशा ये बदलती रहती है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? तो प्रोटोजोआ श्रेणी में। मलेरिया परजीवी और अमीबा को
प्रोटोजोआ, एक प्रकार के प्रोटोजोआ होते हैं। वेसन टेस्ट परीक्षण किस रोग के पहचान के लिए होता है? ये टेस्ट भी जो आते हैं उसको याद रखना। वेसन टेस्ट जो होते हैं वो प्लेग रोग के लिए होते हैं। सभी क्वेश्चन सही से याद कर लो। टाइफाइड में कौन से अंग प्रभावित होते हैं? टाइफाइड में आंत प्रभावित होते हैं। आंत की बीमारी टाइफाइड होती है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? कवक होते हैं। वनस्पति जगत के गैर हरित यानी इनको हरित क्लोरोफिल से कोई ज़रूरत नहीं होती है, धूप से कोई ज़रूरत नहीं होती है कवक फैलने के लिए। कवक कहीं भी फैल सकते हैं, कहीं भी किसी पे भी हो सकते हैं, घर के अंदर भी हो सकते हैं। कवक में किस तरह का पोषण होता है? तो विषम पोषी। कवक में पोषण जो होता है विषम पोषी होता है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन व हेमीसेलुलोज की बनी होती है। कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक प्रकार का कवक है। ईस्ट में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो ईस्ट जो होता है, ईस्ट में कायिक जनन जो होता है मुकुलन द्वारा होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये कवकों से पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जो एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो औद्योगिक स्तर पर यानी फैक्ट्रियों में जो पेनिसिलिन बनाया जाता है, दवाओं में यूज किया जाता है, ये जो होता है पेनिसिलियम क्राइसोनोजनम, ये बैक्टीरिया होते हैं, कवक होते हैं, उनसे पेनिसिलिन निकाला जाता है। प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक कौन सा था? तो प्रथम खोजा गया जो एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन ही था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको खोजा था। निम्नलिखित में किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? तो कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनको धूप से कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। वृक्षों के छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो वृक्षों के छाल पर जो कवक उगते हैं उसको कोर्टिकोलस कहते हैं, कोर्टिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो गोबर पर जो कवक उगते हैं उसको कोप्रोफिलस कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, पेपर में आ जाते हैं। मशरूम क्या है? तो मशरूम भी एक प्रकार का कवक होता है। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? कस कर ठसाठस भरे कवक जाल। जो मशरूम टाइप के होते हैं सामान्य खाद्य छत्रक छता टाइप के होते हैं, कस कर ठसाठस भरे कवक जाल होते हैं। मशरूम भी इसी प्रकार के होते हैं। एस्परजिलस कवक का उपयोग किसके बनने में होता है? तो एस्परजिलस कवक का उपयोग विटामिन सी के बनने में होता है। एस्परजिलस कवक ये विटामिन सी, इससे विटामिन सी बनता है। एस्परजिलस कवक से विटामिन सी बनता है। दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो दांत की बीमारी भी कवकीय प्रकार की होती है, कवक से होती है दांत की बीमारी। गन्ने में लाल सड़न रोग तथा मूंगफली का टीका रोग का कारण है। तो गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है और मूंगफली का टीका रोग होता है, ये भी कवक के कारण होता है। पादप में होने वाले रोगों को सबसे उत्तरदायी कारण क्या है? तो पादप में जो सबसे ज़्यादा रोग होता है फफूंद कवक के कारण ही होता है। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोज शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है कैंसर जो बीमारी होती है ये ग्रीक के कार्सिनोज शब्द से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है केकड़ा। कैंसर रोग कारकों को क्या कहते हैं? तो कैंसर रोग का कारक जो होता है कार्सिनोजेंस कहते हैं, कार्सिनोजेंस। कैंसर की ऊतकों की जांच के लिए कौन सा परीक्षण की जाती है? तो कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए बायोप्सी परीक्षण की जाती है। आपको ऊतक चैप्टर में पढ़ाए भी थे। इससे क्या होता है, ऊतक को काट के अलग करके उसको बायोप्सी के लिए भेजा जाता है जांच के लिए, कैंसर के जांच के लिए। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर। मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। तो मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला जो कैंसर होता है कार्सिनोमा, त्वचा में होने वाला कैंसर होता है कार्सिनोमा। मनुष्य में सबसे ज़्यादा जो होता है कैंसर वो त्वचा में होने वाला कैंसर कार्सिनोमा जिसको बोलते हैं। कैंसर किस कारण से होता है? तो कैंसर जीवाणु तथा ऑन्कोजीन्स द्वारा।
ये जीन्स के द्वारा होता है, ऑन्कोजीन्स और जीवाणुओं के द्वारा कैंसर फैलता है। कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन एक विधि प्रचलित नहीं है? तो कैंसर के इलाज के लिए सर्जरी प्रचलित नहीं है। इसमें सर्जरी का कोई काम नहीं है, सर्जरी करने से कैंसर से नहीं बचा जा सकता है। इसके लिए रेडियोथेरेपी वगैरह किया जाता है और बायोप्सी वगैरह किया जाता है, लेकिन सर्जरी इसमें कोई कारगर नहीं होती है। सबसे बड़ा जीवाणु है, तो सबसे बड़ा जीवाणु जो होता है थियोमार्गेरिटा नेमीबियंसिस। सबसे बड़ा जीवाणु जो होता है थियोमार्गेरिटा नेमीबियंसिस, और सबसे छोटा जो होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है। इसको दोनों को याद रखना, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आज का मेरा 1 से 40 क्वेश्चन हो गया, जो सूक्ष्म जीव से थे और मानव रोग से थे। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इसको करके आप किसी पेपर में जाइए, अच्छा से आप कर पाएंगे। और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा लाता हूँ। बिल्कुल इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन, आप इसे करेंगे उसके बाद पता चलेगा कि बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।